हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीपीएससी 144 के लिए यूनिट 5 को देखेंगे। यूनिट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ओके, ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 5.2.1 श्रीलंका में राजनीतिक संरचना, इसके बारे में हम लोग को जानना बेहद जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको हम लोग देखेंगे आज के सेशन में। जैसे कि इससे पहले और भी क्लासेस हो चुकी है, उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 144 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नेम से। ओके, उसका मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में पिन करके सबसे ऊपर में डाल दूंगा, तो आप सभी जो है उस लिंक से आसानी तरीके से सारे क्लास कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज जो है ना 5.2.1 जैसे कि श्रीलंका में राजनीतिक संरचना के बारे में पूछा जाने की संभावनाएं हैं, तो इसको देखेंगे। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, यह एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश जिसे 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्रता मिली। जिस तरह से अपना प्यारा देश भारत जो है ब्रिटिश का गुलाम था, उसी तरह श्रीलंका भी जो है ब्रिटिश का गुलाम था, जो 4 फरवरी 1948 ईस्वी को स्वतंत्रता मिली। जिस तरह से अपना भारत को आज़ादी मिली, उसी तरह उसको भी आज़ादी मिली। ओके, श्रीलंका की वर्तमान राजनीतिक संरचना और प्रक्रियाएं इसके तीसरे संविधान द्वारा निर्देशित है। देखिए भारत में फर्स्ट टाइम ही संविधान बना, वही रह गया, वही मतलब अच्छी बन गया, जिससे कि वो प्रकाशित हो गया। ठीक उसी तरह श्रीलंका में ना फर्स्ट टाइम हुआ तो वो सही नहीं बना, सेकंड टाइम फिर से किया प्रयास, सही नहीं हुआ, मतलब टोटल 3 टाइम्स वो उन्होंने संविधान को निर्देशित किया। वो तीसरे टाइम में वो निर्देश हो गया, पब्लिश हुआ, जो 1978 में अधिनियमित किया गया था। जिस तरह से अपना भारत में 1950 में किया था, उसी तरह श्रीलंका में 1978 में किया गया था। ठीक है, जैसे कि पहला हो गया 1947 ईस्वी में, दूसरा जो 1972 के संविधान थे। ठीक है, पहला 1947, दूसरा 1972। अब ये सब माइंड में रखना है, सब चीज़ें हैं। श्रीलंका में तीसरे संविधान द्वारा निर्देशित किया गया था। ठीक है ना, कब? 1978 में। ये सब दिमाग में रखोगे तो यही सब पॉइंट देख के आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। ओके, और अब तक 20 बार संशोधित किया जा चुका है श्रीलंका का संविधान जो है ना, अब तक 20 बार जो है ना संशोधित किया जा चुका है। ओके, उसके आगे का लेकिन श्रीलंका का एक लंबा संवैधानिक इतिहास है। श्रीलंका का जो है ना ये संविधान जो है ना बहुत ही बड़ा लंबा एक इतिहास है उसके संविधान का, जिसकी शुरुआत 1833 जो कोलब्रुक आयोग ने की, जो है अपना भारत देश का 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगा था। ठीक उसी तरह जो है ना ये श्रीलंका का संविधान जो है 1833, समझ सकते हैं 1833 ईस्वी से जो है ना, जिसका एक आयोग बनाया गया था कोलब्रुक, उस समय से ही है। और 1910 ईस्वी में क्रुक मैक्सवेलम संविधान सुधार आंदोलन, मतलब आयोग चलाया गया था। उसके बाद 1920 ईस्वी में मेनिंग संविधान सुधार, उसके बाद 1924 में मेनिंग डेवोनशायर सुधार, उसके फिर 1931 में डोनोमोर संविधान, और 1947 में सोलबरी संविधान सुधारों से हुई थी। मतलब ये सभी जो है ना आपके 1833 ईस्वी में भी, उसके बाद 1910, 1920, 1924, 1931, 1947 ईस्वी में इस संविधान के बारे में मतलब आयोग गठन किया गया था। समझ सकते हैं मतलब इसका इतिहास कितना बड़ा है, कितना लंबा है, कितना पुराना है। ओके, फिर आगे है 1978 का संविधान जो वर्तमान में प्रचलित है। जैसे कि श्रीलंका का तीसरा संविधान जो 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, निर्देशित हुआ, उसके बारे में कहा जाता है वो प्रचलित है। इसने श्रीलंका को 5वें गणतंत्र फ्रांस की तर्ज पर सरकार के राष्ट्रपति और संसदीय रूपों का एक मिश्रित मिश्रण के साथ एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ये जो 1978 ईस्वी का संविधान जो वर्तमान समय में श्रीलंका पे जो संविधान बना हुआ है, अभी टिका हुआ है, अभी जो वर्तमान समय में संविधान के अनुसार चल रही है श्रीलंका, उसमें जो वो 5वें गणतंत्र फ्रांस, मतलब फ्रांस की जो तर्ज पर, वो फ्रांस के जो है ना तर्ज पर ये सरकार के राष्ट्रपति, जिस तरह से सरकार का हेड होता है राष्ट्रपति हो गया, और उसके संसद रूपये का एक मिश्रित, वहाँ का मिश्रण के जो ना फ्रांस से भी काफ़ी हद तक उन्होंने संविधान से इन्होंने लिया है। ठीक है, उसके बाद ये श्रीलंका में उसके संविधान गठन किया है, इसके गणराज्य के रूप में घोषित किया है। ओके, 1978 से पहले श्रीलंका में वेस्टमिनिस्टर शैली का संसदीय स्वरूप था। ये जो है वेस्टमिनिस्टर के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1978 से पहले जो था ये संविधान, तीसरे संविधान जो है वर्तमान समय में जो संविधान है, उसके लागू होने से पहले इसका स्वरूप था, संसदीय स्वरूप था। ठीक है, भारत के विपरीत श्रीलंका की राजनीति प्रकृति में एकात्मक है। भारत के विपरीत जो है श्रीलंका की राजनीति प्रकृति में एकात्मक, जिस तरह से भारत के उल्टा श्रीलंका में जो राजनीति के प्रति एकजुटता है, एकात्मकता है।
जो 9 प्रांतों और 25 प्रशासनिक जिलों में विभाजित है। श्रीलंका के संविधान जो है उसमें जो श्रीलंका में जो ना 9 प्रांत मतलब कि ग्रामों प्रांतों में क्षेत्रों में, उसके बाद जो 25 प्रशासनिक जिलों में डिस्ट्रिक्टों में वे विभाजित है, बटे हुए हैं श्रीलंका के। उसके बौद्ध धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। नहीं देखिए, बौद्ध धर्म जो अपना गौतम बुद्ध के द्वारा स्थापित किया गया था, बौद्ध धर्म जो आपका श्रीलंका में भी है, जापान में ही, पूरे देखा जाए तो पूरे एशिया में ये प्रचलित है। ठीक है, उसी तरह बौद्ध धर्म जो ना वहाँ भी अपना स्थान ग्रसित कर लिया था। उसके सिन्हल और तमिल को आधिकारिक और राष्ट्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। वहाँ की जो ना श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा क्या है? सिन्हल और तमिल। ओके, उसको जिसमें अंग्रेजी लिंग भाषा के रूप में है। अंग्रेजी जो है ना वो लिंग भाषा के रूप में वहाँ पर प्रकाशित है। उसके बाद कार्यकारी शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। जितने भी कार्य में जो है, कार्यालय में कार्यकारी जो है, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है, ठीक, सॉरी, वहाँ की जो कार्यकारी शक्ति है वो जो ना राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ओके, जो राज्य के प्रमुख होते हैं, उसके सरकार के प्रमुख और श्रीलंका सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ दोनों होते हैं। यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो राज्यों के प्रमुख, जिस तरह से अपना भारत में भी राज्यों का सरकार कौन होता है? राष्ट्रपति। उसी तरह सरकार के प्रमुख, उसके बाद राज्य के प्रमुख, वहाँ के सशस्त्र बल जितने भी हैं, सेना हैं, कमांडर हैं, उन सभी का चीफ जो है ना राष्ट्रपति ही होता है। 5 साल की अवधि के लिए लोगों के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। वहाँ भी 5 साल के लिए ही चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के पास व्यापक विधायी, न्यायिक, राजनयिक, सैन्य और औपचारिक शक्तियाँ भी होती है। वहाँ श्रीलंका में जो है ना राष्ट्रपति के पास जो है ना राजनीतिक हो, सैनिक हो, राजनयिक हो, औपचारिक हो, सारी शक्ति जो है ना राष्ट्रपति के पर ही निहित है। संविधान में 20वें संशोधन जो है अक्टूबर 2020 को ने राष्ट्रपति के पद को मजबूत किया है। यानी संविधान के 20वें संशोधन, जो 20 बार वहाँ संशोधन हुआ था, वो राष्ट्रपति के पद को मजबूत किया। जो रिसेंटली अभी 2020 में जो संशोधन किया गया था उसमें वहाँ के राष्ट्रपति के पद को जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर दिया है। उसे किसी भी समय में उपस्थित होने, उसे संबोधित करने और संदेश भेजने का अधिकार है। मतलब राष्ट्रपति का जो वहाँ पे उपस्थित होने का, कहीं भी आने जाने का, उसके बाद किसी को संदेश भेजने का ये अधिकार है। ओके, और वो मतदान के अधिकार के सिवा संसदीय सदस्य को मिलने वाले सभी विशेषाधिकारी, उन्मुक्तियों और शक्तियों का हकदार है। राष्ट्रपति का जो ना सिर्फ मतदान के अधिकार के सिवा, जो मतदान जो होती है, वोटिंग जो होती है, उसके अधिकार के सिवाय बाकी सभी शक्तियाँ उस पर निहित है, वो उसके अंदर ही होती है, उसके हकदार हैं। ओके, राष्ट्रपति सदन को बुला सकता है। राष्ट्रपति जितना मतलब कभी भी मीटिंग वगैरह सदन को बुला सकता है, शास्त्रावाहन कर सकता है और भंग कर सकता है। ये सभी जो है ना उसके हाथों में होती है राष्ट्रपति का। ठीक है, एवं आवश्यकता के अनुसार जनमत संग्रह का आह्वान भी कर सकता है। ओके, कार्यपालिका के प्रमुख और मंत्रियों के मंत्रिमंडल के प्रमुख के रूप में वो प्रधानमंत्री व अन्य सभी मंत्रियों का संसद सदस्यों में से नियुक्त करता है और सभी कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये सभी चीज़ें आपको जो ना राष्ट्रपति के हाथों में, उसके हाथों में होती है। कभी कैबिनेट में बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, मंत्री संसद को बुला सकते हैं, उसके मंत्री सदस्य की नियुक्ति कर सकते हैं। मतलब ये सभी चीज़ें जो ना राष्ट्रपति के अंतर्गत ये सभी मजबूत होगी थी। उसकी स्थिति जो 20वीं संविधान संशोधन हुआ था 2020 ईस्वी में, उसके बाद से वहाँ की राष्ट्रपति जो ना काफ़ी हद तक मतलब मजबूत हो गई थी। ओके, राष्ट्रपति के पास जो है समय समय पर मंत्रालयों के विषयों को सौंपने या बदलने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के पास जो है समय समय पर जो वहाँ के मंत्रालय होते हैं, उसके जितने भी विभाग हैं, अगर नियम कानून अगर कुछ अच्छे हैं, खराब हैं, उसको बदलने की शक्ति होती है कि नहीं ये नियम, ये कानून जो है वहाँ से हटनी चाहिए। तो इस तरह से जो ना वहाँ की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। ओके, लेकिन मंत्रिमंडल में मंत्रियों और संसद के विघटन के बावजूद राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं। लेकिन जो मंत्रिमंडल के जितने भी मंत्री हैं उसके संसद के जो है बंटवारा हो जाती है, विघटन हो जाती है। यदि कोई लगता है ना कि इस संसद में ये काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बावजूद जो है ये राष्ट्रपति पर बने रहते हैं। ठीक है, जब तक कि उन पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। इन आधारों पर संविधान का जानबूझकर उल्लंघन, राजद्रोह, रिश्वत, कदाचार, भ्रष्टाचार या अपनी शक्तियों का दुरुपयोग या उनमें द्वारा किसी कानून के तहत किया गया अपराध जिसमें नैतिक अधमता सम्मिलित हो। यानी कि ये जो है ना राष्ट्रपति के अंतर्गत ये सभी आधार, जो भ्रष्टाचार हो गया, कदाचार हो गया, रिश्वत हो गया, होता है ना कि मैं इस देश के लिए जो ना कोई रिश्वत ले लिया है, अपराध कर दिया है, जो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा, तो ये सभी निहित हैं कि उसके पद पर जो है हटा सकता है। तो ये सभी चीज़ें उसमें सम्मिलित हैं। ओके, राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से देश के प्रतिनिधित्व होते हैं, वो जो है जनता, सरकार, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो सार्वजनिक होता है ना कि सभी के उसमें हकदार है, उसमें से एक प्रमुख होता है।
श्रीलंका का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व, ठीक है। वह राजदूतों, उच्चाधिकारियों, दूतों को और राजनयिक एजेंटों से मिलते हैं और उन्हें मान्यता देते हैं। ओके, युद्ध और शांति की घोषणा करने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। यदि किसी से युद्ध करना हो या किसी से दोस्ती करना हो, समझौता करना हो, संधि करना हो, ये सभी चीजें जो है वहाँ के राष्ट्रपति के पास ही होती है कि राष्ट्रपति चाहे तो उससे दोस्ती कर सकता है, राष्ट्रपति को अच्छा लगे तो उससे युद्ध करवा सकता है। ओके, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के अलावा राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में न्यायपालिका द्वारा लगाए गए दंड को पूर्णतः या आंशिक क्षमा करने, राहत देने, कम करने या हटाने की शक्तियां शामिल है। यानी न्यायपालिका के द्वारा जो है, न्यायालय, उच्च न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो किसी व्यक्ति को अगर मतलब सजा दी गई है तो उसके अलावा, मतलब कि जो न्यायालय जो सलाह दे दिया है उसके अलावा राष्ट्रपति बाकी चीज़ों में वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन वह न्यायालय का नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति 5 प्रमुख स्वतंत्र आयोग की नियुक्ति संसदीय परिषद की मंजूरी के साथ करता है। यह आयोग है चुनाव आयोग, लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पुलिस आयोग, वित्त आयोग और लास्ट हो गया आयोग के अध्यक्षों के खिलाफ रिश्वत एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु आयोग का गठन। यह जो ना राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ 5 स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसमें से ये 5 आयोग जो ना इसमें बताया गया जो निम्न है, ठीक है। फिर आगे देखिए, प्रधानमंत्री को कार्यकाली पदानुक्रम में नंबर 2 माना जाता है। यानी कि जैसे वहाँ का प्रधान जो है वहाँ के राष्ट्रपति होते हैं, दूसरे स्तर पर वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के पास सारे के सारे शक्ति निहित होते हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं जो जिसको छोड़कर, जैसे हो कि आपका न्यायालय में जो सलाह दी गई अभी रिसेंटली पर है, उसको छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में वो हस्तक्षेप कर सकता है। वहाँ के कमांडर हो गया, सैन्य हो गया, सभी चीज़ों का वो जो हेड वही होते हैं। लेकिन इनके पास संसद का बहुमत होना चाहिए। ये जो प्रधानमंत्री कोई भी चीज़ करेंगे तो उसमें जो ना संसद, जितने भी संसद के लोग हैं उसमें जो ना बहुमत होना चाहिए। नहीं, ये जैसे मान के चलिए प्रधानमंत्री को एक कदम उठा रहे हैं तो उसमें जो ना संसद का बहुमत होना चाहिए, संसद का साथ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री जो ना अपने बलबूते पर कोई भी कार्य कर सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, राष्ट्रपति द्वारा आवंटित एक विभाग के अलावा प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के अधिकार भी तब मिल जाते हैं जब राष्ट्रपति बीमारी या देश से बाहर रहने के कारण अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ होते हैं। देखिए इसमें क्या कहता है, जैसे राष्ट्रपति को कभी तबीयत खराब हो गई हो या देश में उपस्थित नहीं हो, क्योंकि राष्ट्रपति जो है ना कहीं विदेश में भी जाना होता है, आप सभी जानते ही होंगे, रेगुलर ये सब चीज़ें होते रहती है। तो उस समय जैसे कोई आपदाएं आ जाए, कोई घटनाएं हो जाए, तो उस समय जो है ना प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति के पद को वो संभाल सकता है। ओके, लेकिन संविधान में 20वें संविधान संशोधन में पारित होने के साथ राष्ट्रपति की शक्तियों में बढ़ोतरी की गई। ये जो जैसे अभी जस्ट बताए थे, जो 2020 ईस्वी में 20वें संविधान संशोधन जो अंतिम संशोधन थी वो रिसेंटली हुई थी, उसमें जो ना संविधान की जो ना राष्ट्रपति के द्वारा उसकी शक्तियों को मजबूत किया था, बढ़ोतरी किया गया था, जिससे प्रधानमंत्री की भूमिका कमोबेश औपचारिक हो गई। श्रीलंका की विधायी शक्ति लोगों के पास है, या जी श्रीलंका की विधायी जो ना वो लोगों के पास है, वहाँ की जनता के पास है, लेकिन एक सदनीय संसद द्वारा प्रयोग की जाती है। यदि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स पर आधारित है, यह 225 सदस्य निकाय है, जिसमें बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा 196 सदस्य चुने जाते हैं और राष्ट्रीय सूची से 29 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ये जो है ना ये सदस्य हर साल 5 चुने जाते हैं, जिसमें से संसद का पीठासीन अधिकार सभापति होता है, जो सदन के कामकाज के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। ये सभी जो है ना आपका स्पीकर हो गया, आपका कामकाज के लिए संचालन के लिए जो जिम्मेदार होता है उसको चुना जाता है, जिनकी सहायता के लिए उपसभापति यानी कि डिप्टी स्पीकर होता है। ठीक है, उसके बाद यद्यपि श्रीलंका लोगों को विधायी शक्ति संसद में उनके प्रतिनिधियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हैं। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है, देखिए आगे क्या कह रहा है, यहाँ एक जनमत संग्रह का एक अनूठा प्रावधान है, जिसे राष्ट्रपति राष्ट्रीय महत्व के किसी भी मामले के लोगों को द्वारा समक्ष प्रस्तुत कर सके का प्रयोग करते हैं। इसमें कहा जाता है जनमत मतलब सभी का जो ना संग्रह होता है, कोई चीज़ें हैं, अगर कोई प्रावधान है तो उसको उसको नियुक्त किया था, और उसमें राष्ट्रपति महत्व के लिए किसी भी मामले में लोगों के द्वारा समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयोग होते हैं। ठीक है, संसद को उसके चुनाव के 2.5 साल बाद राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। जैसे संसद के द्वारा चुनाव हो गया ना, चुनाव होने के बाद 2.5 साल के बाद वो अगर सही तरीके से कार्य नहीं करता है, जनता का बहुमत ये है कि नहीं ये जो संसद से हटा दिया जाना चाहिए, सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्रपति के हाथों में ये पावर होती है, ये शक्ति होती है कि उसको हटा दिया जाता है उसके पद से। समझ रहे हैं ना?
और पहले 4.5 साल के प्रावधान विपरीत हैं। श्रीलंका अपने सांसदों का चुनाव करने के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का पालन करता है। ठीक है, श्रीलंका जो भी संसद चुनाव होते हैं वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन करता है। पूरे देश को 22 निर्वाचन जिलों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जिले को जनसंख्या के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में सीटें आवंटित की गई है। वहाँ जो ना जैसे पूरे देश के जो ना 22 निर्वाचन जिले विभाजित किए। देखिए श्रीलंका में 25 ऐसे जिले हैं जो न्यायालय के से संबंधित हैं, उसके ऐसे 22 जिले हैं जो निर्वाचन जिलों से विभाजित हैं और प्रत्येक जिला में के आधार पर चुनाव आयोग होता है। मतलब वो जिले के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर वहाँ के चुनाव आयोग होते हैं। ठीक है, इसकी अध्यक्षता सीटें आवंटित की जाती है। वहाँ के जैसे क्षेत्र होंगे उस तरह से वहाँ के सीटें जो ना किसको देनी चाहिए, किस तरह बंटवारा आवंटित किया जाना चाहिए, ये सभी चीज़ें हैं। ओके, उसके आगे कहा जाता है लोक न्यायिक शक्ति का प्रयोग विभिन्न न्यायालय के माध्यम से करते हैं। यानी लोग जो है न्यायिक शक्ति, जो भी न्यायालय की शक्ति होती है वो विभिन्न न्यायालयों के माध्यम से करते हैं। जैसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से कर सकती है। ठीक है, न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। ये भारत में भी है, वही है सर्वोच्च न्यायालय। वो आपका देश के राजधानी के आस वहाँ पे होती है। जिसके बात करें से अपीलीय न्यायालय, प्रांतीय उच्च न्यायालय और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। जैसे अपना देश में जो है जिला पे जो होती है कचहरी जिसे कहा जाता है, जिला के स्तर पर न्यायालय होती है। राजधानी स्टेट के राजधानी पे होती है उच्च न्यायालय, तो वो उसी तरह से वहाँ भी इस तरह से न्यायालय होती है। ठीक है, उसके आगे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख ने रिकॉर्ड का सर्वोच्च और अंतिम श्रेष्ठ न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जिस तरह अपना भारत में भी सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई फैसला दे दिया वो सर्वमान्य होगा, वही आपका अंतिम फैसला होगा। ठीक उसी तरह श्रीलंका में भी सर्वोच्च न्यायालय को ही सर्वोपरि माना है और श्रेष्ठ माना है। ओके, और संविधान के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त है और संविधान के प्रति जितने भी मतलब कोई भी अगर फैसला लिया जाए, किसी को सजा दिया जाए तो उसमें वह संविधान के नियुक्त की संविधान के अनुसार ही दिया जा सकता है। ठीक है, संविधान में अगर नहीं है तो वो नहीं दिया जा सकता। ये सभी जगह की ऐसी हैं। संवैधानिक समीक्षा की शक्ति एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के पास है। संविधान की समीक्षा के जो भी पावर हैं संविधान के, वो सभी जो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही हैं। जैसे अभी देखिए रिसेंटली अभी जो है आपका राम मंदिर वाला जो जमीन का बंटवारा हुआ था, ईदगाह मिला था, उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक केसेस हुए थे ना भारत में कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये सभी जो संविधान के अंतर्गत ही होता है कि जो नियम होनी चाहिए, वो कानून होने चाहिए, उसके अनुसार फैसला दिया जाता है। ऐसा नहीं है जो वहाँ के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो अपने मन से फैसला सुना देते हैं। ये सब ऐसा कहीं नहीं होता है। ओके, श्रीलंका को 2 स्तरीय अपीलीय संरचना में अपील की अदालत अपीलीय क्षेत्राधिकार के साथ चिन्हित होती है, जो निचली अदालतों से पहली अपील अदालत के रूप में कार्यरत रहती है। जो छोटे छोटे जैसे उच्च न्यायालय हुए ना, उसमें जैसे कि कोई फैसला सुनाया गया उसके बाद वो सर्वोच्च न्यायालय पे पहुंचा जाता है। ऐसा नहीं कि छोटी छोटी केसेस जो ना आप सर्वोच्च न्यायालय पर लेके जा सकते, ऐसा नहीं है। आपके जो ना सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें हैं उसके बाद लेके जाना होगा। ओके, उसके बाद आगे कहता है, देखिए कहाँ थे लोग, रूप में कार्यरत है। द्वितीय अपील की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है। द्वितीय शक्ति जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के पास ही है। अधीनस्थ न्यायालयों में जिला न्यायालय और मजिस्ट्रेट न्यायालय शामिल हैं। न्यायिक सेवा आयोग जिसमें मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 2 अन्य न्यायाधीश शामिल हैं। निचली अदालत और न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारों की भर्ती। देखिए न्यायालय के जो ना न्यायाधीशों के जो ना 2 शामिल हैं, न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक निचली अदालत यानी कि समझ सकते हैं आप उच्च न्यायालय, उसके बाद न्यायिक समीक्षा मतलब कि आपका जिला स्तर के ये सभी चीज़ें हैं उसके जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, उसके राष्ट्रीय स्तर के अलावा श्रीलंका में सरकार के 2 अन्य स्तर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो है ना वो श्रीलंका में 2 सरकार के स्तर हैं। मध्य स्तर पर प्रांतीय परिषद और पूरे देश को 9 प्रांतों में बांटा गया है, जिसमें से देखिए मध्य उत्तर पश्चिम, मध्य उत्तर मध्य, उवा, सवरागुमा, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी। ये जो आपको याद रखना होगा कौन से प्रांतों में बांटा गया था। ये द्वीपीय उद्यमी उपनिवेशिक काल के दौरान भी प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत परिषद अधिनियम 1987 यानी कि 13वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश को 9 प्रांतों में बांटने की व्यवस्था को संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई। ये जो ना 1987 ईस्वी में जो प्रांतीय परिषद हुआ था, इसके माध्यम से ही 13वें संशोधन के अनुसार वहाँ के जो ना श्रीलंका में बंटवारा किया गया था 9 प्रांतों में। ठीक है, इसको माइंड में रखिएगा। ये संविधान का कुछ बातें हैं। ओके, जैसे कि आगे कहता है स्थानीय पर 18 न्यायपालिका परिषद, जो 42 शहरी परिषद और 270 प्रदेशी सभाएं हैं। प्रांतों के शक्तियों का हस्तांतरण संविधान की 9वीं अनुसूची के 3 सूचियों में निर्धारित किया गया है।
ठीक है। ये जो संविधान के भाग हैं वहाँ पे जैसे अपना भारत में जो ना पहला भाग में क्या है, दूसरा भाग में क्या है, तीसरा भाग में क्या है, चौथा भाग में क्या है और कितने अनुच्छेद हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, इस तरह से वहाँ के भी संविधान के बारे में बताया गया है। तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा इस पर, जिस पर प्रांत परिषदों का कानून निर्मित कर सकती है। सूची 2 में आप देखिए, सूची 2 में कहा जाता है आरक्षित सूची में केवल केंद्र की शक्तियाँ शामिल है। उसके सूची 3 में समवर्ती सूची हो गया में 36 विषय हैं उसका जिस पर केंद्र और प्रांत दोनों कानूनी निर्मित कर सकते हैं। देखिए आप इतना तक कंप्लीट आप कर लेंगे, इतना ही सफिशियंट है, ठीक है। तो आप इतना कर लीजिएगा और रिवीजन दोबारा ऐसे आप हो सके तो वीडियो जो दोबारा देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आसानी तरीके से आ जाए। ओके, इतना आप सभी बहुत ही काफ़ी है। आप इसको देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा एक्सप्लेनेशन का। ओके, और इस सेशन में बस एक ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा था तो इसको आपको कवर करवा दिए। और बहुत ही जल्द जो ना आपके 6 यूनिट भी आज ही नाइट में आप लोग का अपलोड हो जाएगी। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए और प्लीज़ मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा था प्लीज़ टू कमेंट। उसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आप सभी जो देख नहीं सकते हैं कितना मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो पर और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। उसके बाद बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि नेक्स्ट सेशन जैसे भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।